अमीर गरीब दो बहनें। निशा और रूपा दोनों बहनें 2 साल बाद एक रिश्तेदार के घर पर मिली। दोनों एक दूसरे के गले मिलकर खूब खुश हुए। तभी बड़ी बहन निशा ने छोटी बहन रूपा को देखा तो वो सिर से लेकर पैरों तक सोने के आभूषणों से चमक रही थी और उसका रंग भी खिल गया था। बनारसी मखमली कपड़ों में वो किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। वहीं बचपन में उसके बाल बिखरे पागलों की तरह वो इधर उधर मंडराती रहती थी। तभी एक औरत वहां आती है और वो रूपा से मिलती है। अरे रूपा, तू तो पहचान में ही नहीं आ रही, एकदम बदल गई और बिल्कुल महारानी की तरह लग रही है। रूपा ये सुनकर हंसने लगती है। निशा मन में सोचती है, 2 सालों में इतनी सुंदर कैसे हो गई? औरतें तो और भी बहुत हैं यहाँ पर, लेकिन ये रूपा इन सबसे आकर्षक लग रही है, लेकिन मुझसे सुंदर नहीं लग रही होगी। तभी निशा खुद को आईने में निहारने के लिए दूसरे कमरे में जाती है और खुद को ऊपर से नीचे तक निहारती है। गहने और अच्छे कपड़े पहनने से कोई सुंदर नहीं हो जाता। वैसे कपड़े मैं पहनूंगी तो सबकी निगाहें मुझ पर ही टिकेंगी। ये रूपा के ससुराल वाले इतने धनवान तो नहीं थे, शादी के समय तो इतने गहने नहीं डाले थे। जरूर ये रूपा किसी से मांग कर आई होगी। बेशर्म कहीं की, लाज शर्म तो वैसे भी नहीं है इसमें। तभी निशा खुद को समझाते हुए रूपा के पास जाती है। जीजा जी की कुछ तरक्की वरक्की हुई क्या बहन, या अभी भी उतने में ही कलम घीस रहे हैं? ये सुनकर निशा के मन में मानो तीर चुभ गया हो। हाँ हाँ, तरक्की क्यों नहीं होगी, अब तो इनकी तनख्वाह भी बढ़ गई है। अब इतने दिमाग वाले जो हैं। वैसे तेरा पति कुछ काम कर भी रहा है या अभी भी पढ़ाई ही कर रहा है? रूपा की जब शादी हुई थी तब उसका पति बीए की पढ़ाई कर रहा था और निशा का पति सरकारी क्लर्क था। उन्होंने अब पढ़ाई छोड़ दी है। अब तो वो एक बड़ी सी कंपनी में एजेंट बन गए हैं। बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों का काम करते हैं और खूब पैसे कमाते हैं, अच्छा खाते हैं और अच्छा पहनते हैं। रूपा की बातें सुन निशा मानो चुप सी हो गई थी और वो खुद को रूपा से नीचा महसूस कर रही थी। निशा रूपा की बातों से मन ही मन बहुत निराश और दुखी थी। उसे बुरा लग रहा था कि रूपा उससे ज्यादा धनवान और किस्मत वाली है। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। रूपा खुशी से गा रही थी, लेकिन निशा वहीं बरामदे में बैठी निराश थी। उसके सिर में दर्द हो रहा था और ऐसे ही शाम हो जाती है। मेहमानों के जाने का समय हो गया था। सब अपने अपने घर जा ही रहे थे, तभी निशा भी उठती है। रूपा, तेरे लिए भी रिक्शा मंगवा लेती हूँ, तुम्हें भी तो जाना होगा। अरे नहीं बहन, मुझे गाड़ी लेने ही आती होगी। और तुम हमारे साथ चलो ना, मैं जीजा जी को बुलवा दूंगी कि आज तुम हमारे साथ वहीं रुकोगी। नहीं, अभी नहीं चल सकती, बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे, मैं फिर कभी आऊंगी। अच्छा बताओ तो कब आओगी, मैं ड्राइवर भिजवा दूंगी। मैं खुद बता दूंगी, वैसे भी तुम्हें याद ना रहेंगे, 2 साल हो गए, कभी याद तो किया नहीं, हमें ना कभी बुलाया और ना कभी खुद आई। मैं तो इसी इंतजार में थी कि दीदी बुलाए और हम जाएं। एक ही शहर में रहते हैं लेकिन फिर भी कभी नहीं मिले। तभी रूपा का पति राहुल गाड़ी लेकर वहां आता है और वो अपनी बड़ी साली पूजा को नमस्ते बोलता है। रूपा का पति किसी अफसर से कम नहीं लग रहा था। चेहरे पर चमक, हाथ में घड़ी और आंखों पर ऐनक, चेहरे से शराफत बरस रही थी। रूपा का पति इतना रूपवान और सजीला है, निशा को अंदाजा नहीं था। आज यहाँ ना आती तो तुमसे मुलाकात ना होती। ये तो उल्टी शिकायत है, कभी आपने बुलाया ही नहीं। आप बुलाते और हम नहीं आते क्या? मैं नहीं जानती कि तुम अपने मेहमानों को मेहमान समझते हो, और ये भी तो तुम्हारा ही घर है। ठीक है दीदी, मेरी ही गलती है, लेकिन आज आप हमारे घर चलोगी।
नहीं, मैं फिर कभी आऊंगी, आज नहीं। बच्चे घर पर राह देख रहे होंगे। इतने में रूपा बोल उठती है। मैं कितना कह कर गई, लेकिन ये मानती ही नहीं। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ जाती हैं और राहुल ड्राइव कर रहा था। कुछ ही देर में रूपा का घर आ जाता है और उसने निशा को घर चलने को कहा। नहीं, अभी नहीं। रूपा निशा से विदा लेकर अपने घर के अंदर आ जाती है और राहुल ने भी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। निशा ने उड़ती हुई निगाहों से रूपा के घर को देखा। घर देखकर निशा का मन फिर से बैठ गया। कुछ देर के बाद राहुल बोला, दीदी, मैंने तो अपने लिए सही रास्ता ढूंढ लिया। अगर 2-4 साल ऐसे ही काम में लगा रहा तो सब बढ़िया हो जाएगा। हाँ, रूपा ने बताया, ईमानदारी से ही काम करना। मैं तो यही मानता हूँ दीदी, ईमान सलामत रहे। बस ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या। वैसे काम क्या करना होता है? वही मशीनों की एंट्री, तरह तरह की मशीनें मंगवाना और बेचना। तभी निशा का घर आ जाता है। दीवार पर एक लालटेन टिमटमा रहा था और उसका पति विकास आंगन में टहल रहा था। मगर निशा ने राहुल से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया, लेकिन उसे वो घर कब्रिस्तान जैसा लग रहा था, मानो ये उसका फूटा हुआ भाग्य हो। न कहीं फर्श, न कहीं फर्नीचर, न गमले, बस 2-4 पुरानी चारपाई और कुर्सियां। आज सुबह तक निशा इस घर में खुश थी, लेकिन अब वही घर उसे काटने को आ रहा था। माँ आ गई, माँ आ गई। मगर उसने उन दोनों को डांटकर भगा दिया। मेरे सिर में बहुत दर्द है, मुझे परेशान मत करो, चले जाओ यहाँ से। इधर अभी घर में खाना भी नहीं बना था। आखिर बनाता भी कौन? बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना बना दो। तुम अब तक मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने खाना बनाने का ठेका तो नहीं लिया। अगर मैं रात को वहीं रुक जाती तो तुम घर पर खाना बनाने के लिए काम वाली बाई क्यों नहीं रख लेते? क्या जिंदगी भर मुझे ही पीसते रहोगे? विकास ने आश्चर्य भरी आंखों से निशा को देखा और उसे निशा के बिगड़ने का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। काम वाली बाई रखने के लिए तो मैंने तुमसे खुद बोला था, लेकिन तुमने ही मना किया था। मेरे से पूछा क्यों? लाकर रख क्यों नहीं दी? काम से निकाल देती तो कहते। हाँ, ये गलती हुई है मुझसे। तुमने कभी सच्चे मन से कहा ही नहीं। निशा ने और प्रचंड रूप से कहा। तुमने सिर्फ मेरा मन रखने के लिए कहा। मैं इतनी भी भोली नहीं हूँ, तुम्हारे मन को खूब जानती हूँ। तुम्हारे मन में कभी मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। पूरा दिन काम करती रहती हूँ, कुछ पहनने के लिए नहीं मांगा। तुम्हारे साथ रहकर तो मेरी जिंदगी खराब हो गई है। दुनिया में ऐसे भी मर्द हैं जो अपनी पत्नी के लिए आसमान से तारे तोड़ लाते हैं। राहुल को ही देखो, दूर क्यों जाते हो? तुमसे कम पढ़ा लिखा है और उम्र में भी कितना छोटा है, लेकिन इतने रुपए कमाता है। रूपा को महारानी बनाकर बैठाया हुआ है। विकास चुपचाप सुनता रहा। उसका वेतन कम है, लेकिन वो पूरे मन से अपना काम करता है। विकास को निशा के गुस्से का कारण समझ आ गया था। अगर राहुल महीने के अच्छे पैसे कमाता है तो बेशक वो भाग्य का अच्छा होगा, लेकिन दूसरों की ऊंची तरक्की देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। किसी सहयोग से उसे ऐसा अवसर मिल गया होगा, मगर हर किसी को ऐसे अवसर नहीं मिलते। लेकिन ये तो सही नहीं है कि किसी को देखकर मुझे खरी खोटी सुनाए। अगर मैं भी किसी ज्यादा सुंदर, गुणवान और उससे ज्यादा पढ़ी लिखी को देखकर निशा को भला बुरा कहूं तो ये तो सही बात नहीं है। लेकिन विकास ने निशा की बातों का जवाब नहीं दिया और उसे सुनता गया। अब निशा अपने घर पर बिल्कुल खुश नहीं थी। हर छोटी बात पर वो बच्चों और विकास को ताना सुना देती थी। विकास भी निशा से कम ही बात करता था। कुछ दिनों के बाद विकास राहुल को अपने घर लाता है। निशा जैसे ही राहुल को देखती है, इनका तो दिमाग ही खराब हो गया है, ना कुछ बताया, बस साथ लेकर आ गए। पता नहीं राहुल क्या सोचेगा हमारे घर के बारे में। आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। अच्छा किया जो आ गए। निशा देखती है कि राहुल नशे में था। राहुल ने घर को देखते हुए कहा,
यहाँ तो आपको बहुत दिक्कत होती होगी ना। मैं तो इतने छोटे घर में कभी रह ही ना पाऊं। निशा मन में बोलती है, ये लड़का कितना घमंडी है, इसे इतना भी नहीं पता कि दूसरों के घर में कैसे बात करते हैं। अब सबकी किस्मत इतनी अच्छी तो नहीं होती। मैं आपके लिए एक बड़ा सा घर तैयार करवा दूंगा। मेरे मालिक के पास बहुत सारे घर हैं और सब मेरे हवाले हैं। राहुल की जुबान लड़खड़ा रही थी। वो नशे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मेरा मालिक बहुत मालदार था, इतने पैसे थे कि खुद ही नहीं पता, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो पैसे कहाँ से आते हैं। सिर्फ मुझे पता था। वो एक खुफिया फिरोश था, किसी से कहना मत। वो चोरी से कोकिन बेचता था, लाखों की आमदनी थी। अब तो वो रहा नहीं, अब वही व्यापार मैं करता हूँ। हर शहर में हमारे खुफिया एजेंट हैं। मैं अब इस काम में उस्ताद हूँ। किसी की मजाल नहीं जो मुझे पकड़ ले। बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है। राहुल अपनी जेब से नोटों का एक बंडल निकालता है। दीदी, ये आपके लिए है। बस ऐसे ही शान से जिंदगी कटती रहे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तभी राहुल लड़खड़ाता गिरता वहां से चला जाता है। तभी निशा चैन की सांस लेती है। ये क्या बोल रहा था? नशे में था। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं पुलिस इसके पीछे यहाँ ना आ जाए। मुझे भी अपने मालिक से मिलने को कह रहा था। जी बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपनी क्लर्की पे ध्यान दीजिए, हमारा यहीं से कल्याण होगा। लेकिन क्लर्क की नौकरी में वैसी ऐश कहाँ। सोच रहा हूँ कुछ महीने छुट्टी लेकर उस दुनिया की भी सैर कर लूं। जी नहीं, अब मुझे ऐश का कोई मोह नहीं है। दिल से कहती हो? जी, सच्चे दिल से बोल रही हूँ। विकास कुछ देर चुप रहता है, फिर निशा से पूछता है, अगर मैं तुम्हें ये सब बताता तो क्या तुम्हें विश्वास होता? सच कहना। नहीं, कभी नहीं होता। मैं विश्वास कर ही नहीं सकती थी कि कोई आदमी अपने स्वार्थ के लिए लोगों को विष खिला सकता है। मुझे सारा हाल सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मुझे पता था नशे में वो सब उगल देगा। मन तो तुम्हारा भी इस ऐश के लिए ललचाया होगा, है ना? ललचा तो अभी भी रहा है, लेकिन ऐसे ऐश करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है वो कहाँ से लाऊंगा? ईश्वर न करे वो हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आ रहा है। पता नहीं सही सलामत घर पहुंचा भी होगा या नहीं। तुम चिंता मत करो, कार थी उसके पास, पहुंच गया होगा। आप मुझे रूपा के पास ले चलना। वो बेचारी पता नहीं क्या क्या समझ बैठी है। क्या पता मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। विकास देखता है कि उसके दिल में रूपा के लिए कितनी दया है। फिर विकास और निशा खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। गुंजन, ओ गुंजन, जरा इधर आकर ये कपड़े सूखने के लिए डाल दे। माँ, आप कर लो ना, मैंने हाथ में मेहंदी लगा ली है। इस लड़की को और कोई काम नहीं है। जब देखो हाथों में मेहंदी लगाकर बैठ जाती है। ये नहीं कि काम में मेरी कुछ मदद कर दे। अरे माँ, आप कपड़े ऐसे ही रहने दो, मैं कुछ देर के बाद धो दूंगी। आप काम पर चले जाओ। तभी मीरा का पति सुरेश वहां आ जाता है। ये कपड़े लेकर बैठी है, चल मेरे लिए खाना डाल। आप कब सुधरोगे? सुबह सुबह शराब पीकर आ गए। ये नहीं कि कुछ काम धंधा कर लो। चुप कर, मेरा दिमाग मत खराब कर सुबह सुबह। ओ गुंजन, चल तुम मेरे लिए खाना डाल कर ला। तेरी माँ का तो दिमाग खराब हो गया है। गुंजन अपने पिताजी से बहुत डरती थी, क्योंकि वो शराब के नशे में अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा किया करता था। जी पिताजी, अभी ले आती हूँ। गुंजन अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मेरे हाथ पर पानी डाल दो, पिताजी को खाना देना है। मीरा जैसे ही गुंजन के हाथों को देखती है,
मेहंदी तो बड़ी सुंदर लगाई है तूने, इसे साफ मत कर, रहने दे, मैं खाना दे दूंगी। माँ, तुम्हें पता है ये मालवाड़ी स्टाइल की मेहंदी है। मेरी एक दोस्त है, वो शहर गई थी, वहां से मेरे लिए ये मालवाड़ी मेहंदी की बुक लाई थी। इसमें बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन है। जितना मन मेहंदी में लगाती है, कभी पढ़ाई में भी लगा लिया कर। माँ, अभी तो स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, पढ़ाई भी कर लूंगी ना। तुम दोनों यहाँ बातें करने लगी हो, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? तभी सुरेश मीरा को जोर से चांटा मार देता है और उसे वहां धक्का देकर गिरा देता है और खुद वहां से चला जाता है। माँ, तुम ठीक हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। पता नहीं तेरे पापा कब शराब छोड़ेंगे। सुरेश बहुत शराब पीता था और हर समय नशे में रहता था। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मीरा और गुंजन अकेले रहते थे। मीरा लोगों के घरों में काम करती थी और उसी से कुछ पैसे कमा लेती थी। एक दिन की बात है, मैंने खाना बनाकर रख दिया है और अब मैं काम पर जा रही हूँ, तू बाकी का काम देख लेना बेटा। माँ, आप जाओ, मैं मेहंदी के पत्ते पीसकर बाकी भी काम कर लूंगी। मीरा काम पर चली जाती है। गुंजन को मेहंदी लगाने का बहुत शौक था। उसे जब भी समय मिलता था वो मेहंदी लगाकर बैठ जाती थी। स्कूल में भी सब जानते थे कि गुंजन बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। गुंजन ने अपने घर के पीछे मेहंदी के पेड़ भी लगाए हुए थे और वो उनका बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन मीरा काम से घर वापस आ रही थी, तभी उसकी माँ को मोटरसाइकिल टक्कर मार देती है, जिससे मीरा को बहुत चोट लग जाती है। तभी दो लड़के वहां आते हैं और मीरा को सड़क पर जख्मी हालत में देखकर उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर मीरा का इलाज करते हैं। देखिए, आपको कुछ दिन आराम करना होगा, आपके सर और पैर में बहुत गहरी चोट आई है। इसके बाद वो लड़के मीरा को उसके घर छोड़ने आते हैं। माँ, ये सब क्या हो गया आपको? देखिए, आपकी माँ को एक मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी थी और इनको गहरी चोट आई है और डॉक्टर ने बोला है कि इन्हें आराम करना होगा। अब गुंजन अपनी माँ का पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन, माँ, आज घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जा, बक्से में कुछ पैसे रखे हैं, जाकर ले ले और बाजार से थोड़ा राशन ले आ। गुंजन जाकर देखती है तो वो बक्सा खाली था। माँ, उसमें तो कुछ भी नहीं है, बक्सा तो खाली है। तेरे बाप ने उसकी भी शराब पी ली होगी। मैंने छुपाकर कुछ पैसे रखे थे उस बक्से में, पता नहीं कब उसने वो पैसे निकाल लिए। खुद तो चला गया और हमें छोड़कर चला गया यहाँ मरने के लिए। माँ, आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ देखती हूँ। बेटा, तू बाजार जाकर रमेश अंकल से सामान ले आ, उनको बोल देना कि मैं जल्द ही उधार चुका दूंगी। गुंजन रमेश अंकल की दुकान पर जाती है। अंकल, कुछ सामान चाहिए था, माँ ने बोला है कि पैसे थोड़े दिनों के बाद दे देंगी। देख बेटा, पैसे दे जा और सामान ले जा, मैं उधार नहीं करूंगा। गुंजन बिना सामान लिए वहां से आ जाती है। तभी वो देखती है कि एक चौक पर मेहंदी वाले बैठकर मेहंदी लगा रहे थे। क्यों ना मैं भी यहाँ आकर मेहंदी लगाया करूं? वैसे भी स्कूल में मेरी मेहंदी को सब टीचर और लड़कियां पसंद किया करते थे। गुंजन घर पर आ जाती है। माँ, वो रमेश अंकल ने सामान देने से मना कर दिया, बोल रहे थे कि पैसे लेकर आओ और सामान ले जाओ। माँ, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी बाजार के चौक पर बैठकर लोगों को मेहंदी लगाऊं, उससे कुछ पैसे तो आएंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। अगले दिन गुंजन सुबह सुबह उठकर सारा काम खत्म करती है और घर से ही मेहंदी के कोन बनाकर बाजार में एक जगह पर बैठ जाती है। भगवान, मैं यहाँ आ तो गई, पर पता नहीं कोई मुझसे मेहंदी लगवाएगा या नहीं। तभी वहां एक औरत आ जाती है।
सुनो, एक हाथ में मेहंदी लगाने के कितने पैसे लेती हो? जी, एक हाथ के 100 रुपए। पहले एक हाथ पर लगा दो, अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं दूसरे हाथ पर भी लगाऊंगी। गुंजन उस औरत के हाथ पर मेहंदी लगाती है और उस औरत को वो मेहंदी बहुत पसंद आती है। अरे, तुमने तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है, चलो तुम मेरे दूसरे हाथ पर भी मेहंदी लगा दो। गुंजन उस औरत के दोनों हाथों पर मेहंदी लगा देती है। तभी वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी आती है। उसमें से 2 लड़कियां उतरती हैं जो सब मेहंदी वालों के पास जा रही थी और वो गुंजन के पास आते हैं और वो उस औरत के हाथों में मेहंदी देखते हैं जो गुंजन ने लगाई थी। वाह, कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है। हाँ यार, मैंने तो इतनी सुंदर मालवाड़ी मेहंदी कभी देखी ही नहीं। और वो औरत गुंजन को पैसे देकर वहां से चली जाती है। सुनो, मुझे अपनी शादी पर मालवाड़ी मेहंदी लगानी है, तुम ब्राइडल मेहंदी का कितना चार्ज करती हो? जी, मैं यहाँ पर नई आई हूँ, आप अपने हिसाब से दे देना। 15,000 ठीक है? क्या 15,000? अच्छा ठीक है, 20,000 ले लेना, इतना तो ठीक है ना? जी, मैं लगा दूंगी, आप मुझे बता दो मेहंदी कब और कहाँ लेकर आनी है। इस महीने की 24 तारीख को तुम्हें हमारे घर पर आकर मेहंदी लगानी होगी और मेरे ड्राइवर आपको यहाँ से ले आएंगे। और ये 5,000 तुम एडवांस रख लो, बाकी के तुम्हें 24 तारीख को मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद वो लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। अरे गुंजन, तू इतनी जल्दी आ गई। माँ, वो घर में कुछ खाने के लिए नहीं था, इसलिए सामान जल्दी लेकर आ गई। और आपको पता है, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, मुझे पहले ही दिन बहुत अच्छा काम मिल गया। गुंजन सारी बात अपनी माँ को बताती है। मीरा भी बहुत खुश हो जाती है। माँ, अगर ऐसे ही काम मिलता रहा तो सब ठीक हो जाएगा। और वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं।